ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले के 2 वीडियो में हम मानव भूगोल के 2 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मानव भूगोल के तीसरे प्रमुख सिद्धांत के बारे में, और इस सिद्धांत का जो नाम है वह है क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत, और इसे हम प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन और एरियल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते भी हैं और देखते भी हैं कि जो पृथ्वी का भूतल है उसमें पर्याप्त क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, और भूगोल भूतल के इसी परिवर्तनशील स्वरूप की व्याख्या भी करता है और उसका वर्णन भी करता है। मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मानव समूह और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों, पारस्परिक अंतरक्रियाओं तथा उनसे फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक भूदृश्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। भूतल के पर्यावरण एवं सांस्कृतिक तथ्यों में समानता नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें विविधताएं पाई जाती है। इन समस्त सांस्कृतिक और प्राकृतिक लक्षणों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण को स्पष्ट करना मानव भूगोल के अध्ययन का है वो मूल उद्देश्य है और इसका मूल विषय भी है। इसी क्षेत्रीय विविधता को हम पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों के वितरण में देख सकते हैं। हम विभिन्न भौतिक लक्षण जिसमें पर्याप्त क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और सांस्कृतिक लक्षणों के वितरण में भी पर्याप्त विविधताएं पाई जाती हैं, जिसका हम आगे इसी वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रीय विविधता के सिद्धांत के समर्थन करने वाले प्रमुख भूगोलवेताओं के संबंध में कि वे कौन से भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल में इसी क्षेत्रीय विविधता के सिद्धांत का समर्थन किया, उसका प्रतिपादन किया। तो भूगोल में इस सिद्धांत की परंपरा बहुत पुरानी रही है। सबसे पहले हम नाम लेते हैं प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान इकेटियस का। इकेटियस मिलेटस का निवासी था और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने भूगोल में इसी क्षेत्रीय विविधता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा उन्होंने कहा था कि भूगोलवेता विस्तृत भूमि के भागों का अध्ययन करता है। इकेटियस ने क्षेत्रीय विविधता से संबंध में जो अध्ययन किया था भूगोल में, उनके उसी अध्ययन को हम पेरिप्लस या तटीय सर्वेक्षण कहते हैं। इसी क्रम में हम दूसरे विद्वान का नाम लेते हैं जो प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेता और विद्वान थे, जिसका नाम था स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने मानव भूगोल में अपने अध्ययनों के माध्यम से क्षेत्र वर्णनीय भूगोल की नींव रखी थी। 1ली शताब्दी ईस्वी में ही रख दी थी उन्होंने, जिन क्षेत्र वर्णनीय लेखों का उन्होंने अध्ययन किया था स्ट्रेबो ने भूगोल में, उन लेखों के द्वारा उन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान, जिसे हम कोरोलॉजिकल साइंस अथवा कोरोलॉजी कहते हैं, ये दोनों नामकरण स्ट्रेबो ने अपने लेखों के माध्यम से भूगोल के लिए दिए थे। उन्होंने प्रदेश के अध्ययन को भूगोल का मूल उद्देश्य के साथ साथ भूगोल की आत्मा या उसका हृदय भी कहा है। इसी कारण हम स्ट्रेबो को प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है या उसे हम मानते हैं। इसके बाद इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख विद्वान थे जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर अल्फ्रेड हेटनर थे। अल्फ्रेड हेटनर प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता रिचटोफेन और फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्य थे। इन्होंने भूगोल में क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान तथा प्रदेशों के अध्ययन को भूगोल का मुख्य विषय माना है। इन्होंने 1898 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख में उन्होंने क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना को समझाया था तथा भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना, और इसी लेख के माध्यम से उन्होंने
प्रादेशिक भूगोल के अनूठे सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडेल डी लाप्लांस का। विडेल डी लाप्लांस ने अपने भौगोलिक अध्ययन में एक प्रसिद्ध शब्दावली का प्रयोग किया था जिसका नाम है पेज। और उन्होंने कहा कि इन्हीं पेज का जो अध्ययन है ये भूगोल के अध्ययन का मूल विषय है। ये पेज होता क्या है? ये पेज उन्होंने एक लघुकृत क्षेत्र का नाम दिया था और ये लघु क्षेत्र वह था जो कि भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें एक समानता पाई जाती हो। इस तरह से विडाल डी लाप्लास ने भूगोल के लघुकृत क्षेत्रों के अध्ययन पर बल दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1939 में जिसका नाम था द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इस पुस्तक में उन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण और विशिष्टीकरण पर विशेष रूप से बल दिया था। इसके अलावा भूगोल में 20वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप के विद्वानों ने इसी क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को काफ़ी महत्व भी दिया था तथा इनका अध्ययन भी किया था। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्षेत्रीय विभेदीकरण के सिद्धांत को समझने के लिए हम ऐसे भौतिक और सांस्कृतिक उदाहरणों को देखेंगे जिसके माध्यम से हम जान सकें कि पृथ्वी पर किस तरह से सांस्कृतिक तथा भौतिक लक्षणों के वितरण में विविधता पाई जाती है। और इसी विविधता के क्रम में हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं भौतिक तथ्यों में विविधता से संबंधित उदाहरणों को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे भौतिक लक्षण कौन कौन से हैं। इनमें उच्चावच शामिल है, जलवायु शामिल है, प्राकृतिक वनस्पति, जलाशय, पशु जगत, जल और स्थल के वितरण में विषमता पाई जाती है। यदि हम पृथ्वी पर देखेंगे तो इन समस्त भौतिक लक्षणों के वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। यदि हम पहले उदाहरण के रूप में देखें तो उच्चावच की क्षेत्रीय विविधता, तो पृथ्वी के तल के उच्चावच में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर ऊंचे पर्वत शिखर है, कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर गहरी घाटियाँ हैं, झीलें हैं, कहीं पर पठार है। इस प्रकार किसी भी देश या प्रदेश के उच्चावच में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, भारत के उदाहरण के बारे में देखें तो उत्तर में गगनचुंबी हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और इन दोनों के मध्य में संकरी पट्टी के रूप में गंगा यमुना नदियों द्वारा एक निर्मित समतल मैदान भी पाया जाता है। जबकि भारत के दोनों तटवर्ती भागों में पहाड़ियों के साथ साथ में तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के उच्चावच में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यही भिन्नता राजस्थान के संदर्भ में भी पाई जाती है और यही भिन्नता पूरे विश्व में भी पाई जाती है। इनके उच्चावच में कहीं भी समानता नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जल और स्थल के वितरण में असमानता। हम ये भी देखते हैं कि पृथ्वी पर जल और स्थल के वितरण में समानता नहीं है। यदि हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जल की बजाय स्थलीय भाग का विस्तार अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जलीय भाग का वितरण है वो अधिक है। पृथ्वी के यदि कुल भाग का देखें तो 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। यदि हम महासागरों के विस्तार, आकार, उनकी गहराई, उनकी तलीय बनावट को देखें तो इनमें भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। नदियों, झीलों, तालाबों के विषय में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के वितरण में भी, उनके क्षेत्र में, उनके आकार में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तीसरा हम उदाहरण देखेंगे जलवायु और उससे संबंधित विभिन्न जो घटक है उनके वितरण में पाई जाती विभिन्नता, उसके बारे में देखते हैं।
तो पृथ्वी पर जलवायु के जितने भी घटक हैं, चाहे वो तापमान हो, वायुदाब हो, आर्द्रता हो, पवन हो, चक्रवात हो, वर्षा हो, इन सभी के वितरण में भी पर्याप्त रूप से असमानता पाई जाती है। यदि हम देखें तो पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु अलग अलग है। जैसे कि विषुवतरीय प्रदेशों में देखा जाए तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि उच्च अक्षांशों में देखा जाए तो वह शीत जलवायु पाई जाती है। तो ये पृथ्वी के जो विभिन्न भाग है, इन सभी भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, और कुछ भाग ऐसे हैं जो साल भर शुष्क रहते हैं, जहाँ आर्द्रता की बिल्कुल कमी पाई जाती है, जिस वजह से नहीं होती है बारिश। चौथे उदाहरण के रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे वनस्पतियों के वितरण में प्रादेशिक भिन्नता के बारे में। पृथ्वी पर वनस्पति के वितरण में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय भागों में ऊंचे ऊंचे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इसी के आसपास के भाग में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम यदि देखें तो शुष्क मरुस्थलीय भागों में कंटीली झाड़ियों वाले वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय भाग और शीत कटिबंधीय भागों में देखें तो वहाँ की वनस्पतियों में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि शीत कटिबंध है, वहाँ पर टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं। अब हम पांचवें उदाहरण के रूप में देखें तो मिट्टियों के वितरण में भी असमानता। जिस तरह से पृथ्वी के भूतल पर वनस्पतियों के वितरण में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, उसी तरीके से पृथ्वी के भूपटल पर मिट्टियों के वितरण में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यदि हम देखें तो कई विश्व के ऐसे भी भाग हैं जहां नवीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहां पर नदियां लगातार नवीन जलोढ़ का जमाव करती रहती हैं, जो बहुत उपजाऊ है। जबकि कई ऐसे भाग हैं जहाँ की मिट्टियाँ बर्फ़ से बिल्कुल आच्छादित रहती हैं, कई मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ है और कई मिट्टियाँ अनुपजाऊ है। तो इस तरह से पृथ्वी के समस्त भूभाग पर मिट्टियों के वितरण में भी पर्याप्त असमानता पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में एकदम रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चौथा, इसके बाद जो छठा उदाहरण हम देखने की करेंगे कोशिश, वो है पशु जगत के वितरण में क्षेत्रीय विविधता। जिस तरह से पृथ्वी पर जलवायु में विविधता पाई जाती है, वनस्पतियों के वितरण में विविधता पाई जाती है, मिट्टियों के वितरण में विविधता पाई जाती है, इसी तरीके से पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के पशुओं के वितरण में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय भागों में अलग तरह के पशु पाए जाते हैं, वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय भागों तथा शीत कटिबंधीय भागों में पशुओं की जो प्रकृति है वो अलग प्रकार की है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी के जितने भी भाग है, चाहे वो जलवायु भाग है, जलवायु के हिसाब से यदि उनको विभिन्न भागों में बांटे तो इन समस्त भागों में जितने प्रकार के पशु पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के, उनकी सबकी प्रकृति अलग अलग है। अब हम भौतिक उदाहरणों के बाद में दूसरे उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे, सांस्कृतिक दृश्यों की क्षेत्रीय विविधता। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भौतिक भूदृश्यों या भौतिक तथ्यों के वितरण में असमानता, भिन्नता, विषमता पाई जाती है, इसी तरीके से मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उनके वितरण में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है। जिसमें हम पहला उदाहरण लेंगे, मानव की विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ। मानव द्वारा जितनी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ पाई जाती है उन सभी आर्थिक गतिविधियों में क्षेत्रीय या प्रादेशिक रूप से असमानता पाई जाती है। कहीं पर भी इन सांस्कृतिक तथ्यों में समानता नहीं पाई जाती है। इन्हीं आर्थिक गतिविधियों की भिन्नता के आधार पर ही हम कृषि प्रदेश, पशुचारण या पशुपालन प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों की पहचान कर पाते हैं तथा इसी प्रकार हम भाषा और सांस्कृतिक प्रदेशों की
पहचान करते हैं। ये प्रदेश हमें इस ओर संकेत करते हैं कि पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित जितने भी सांस्कृतिक भूदृश्य है उनके वितरण में समानता नहीं है बल्कि उनमें भिन्नता है। दूसरे के रूप में हम देखें कि मानव के सांस्कृतिक जीवन की विविधता है, तो मानव का जो सांस्कृतिक जीवन है और मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक तथ्य है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसकी संस्कृति हो, चाहे उसकी वेशभूषा हो, चाहे उसकी जीवन शैली हो, इन सभी में क्षेत्र के अनुसार सभी में भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर भी समानता नहीं पाई जाती है। हर देश और हर परिस्थिति में जो मानव निवास करते हैं उनके द्वारा निर्मित समस्त सांस्कृतिक पहलू है वो अलग अलग है। इसीलिए विश्व के विभिन्न भागों में जो संस्कृतियाँ पनपी, उनका स्वरूप, उनकी विशेषताएं भी अलग अलग रही है। तीसरे उदाहरण के रूप में हम देखें तो जनसंख्या के वितरण में विविधता। पृथ्वी पर मानव की जो जनसंख्या का वितरण है उसमें पर्याप्त रूप से विविधता पाई जाती है। यदि हम देखें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मानव अधिवास सबसे अधिक है, और जबकि दूसरी तरफ है यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर मानव का अधिवास बहुत ही कम है, यानी कि उनकी जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ही कम है। इस प्रकार इसका हम अध्ययन पहले भी कर चुके हैं कि जनसंख्या के वितरण में किस तरह की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। विश्व के जो भी उपजाऊ मैदान है या जहाँ खनिज पदार्थों की सबसे अधिक प्राप्ति होती है, उन भागों में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का बसाव अधिक है। जबकि इसके अलावा जो भाग जलवायु की दृष्टि से मानव के लिए अनुकूल है, उन भागों में भी मानव की जनसंख्या का जो वितरण है वो अधिक है। इसके विपरीत जहाँ पर उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर खनिज संसाधनों की पर्याप्तता नहीं है, जल की उपलब्धता नहीं है और जो जलवायु मानव के निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, वे भाग या तो निर्जन है यहाँ पर या वहाँ पर जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा हम चौथे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि मानव अधिवासों के वितरण और उसकी विशेषताओं में भिन्नता। पृथ्वी पर जितने भी मानव अधिवास पाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो भवन हैं, जो बस्तियां हैं, इनके आकार और स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है और इन भिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल में हम करते हैं। कहीं पर नगरों का बसाव है, कहीं पर गांवों का बसाव है और हर प्रकार के गांव और नगरों में जितने भी मानव अधिवास निर्मित किए गए हैं उनकी संरचना में भी पर्याप्त रूप से भिन्नता हमें दिखाई देती है, जिसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब इतना जानने के बाद में जो कि मानव भूगोल का तीसरा प्रमुख सिद्धांत था, जिसका नाम था क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत। इसको जानने के बाद में हमें निष्कर्ष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, तो वो हम ये कोशिश करेंगे कि इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या हो सकता है। वो ये है कि भूगोल की जो मूल विषय वस्तु है, भूगोल किसका अध्ययन करता है? भूगोल स्थान का अध्ययन करता है, पृथ्वी पर स्थान का अध्ययन करता है तथा ये स्थान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानव में हम जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं वे सभी स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इन क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर ही क्षेत्रीय विविधताएं ही प्रकट होती हैं। अतः क्षेत्रीय भिन्नता का वास्तविक अर्थ केवल क्षेत्र में अंतर का होना ही नहीं बल्कि क्षेत्रों की विविधता भी है। इस प्रकार क्षेत्रीय भिन्नता की क्रमबद्ध व्याख्या करना भूगोलवेत्ता का परम कर्तव्य और उनका मूल विषय होना चाहिए। और यही मूल विषय जो हम क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन करते हैं, ये मानव भूगोल का भी मूल विषय है। इस तरीके से हमने मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया है। इन 3 सिद्धांतों के 3 वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा है कि ये तीनों वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल की
और विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार।